नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो है वो परीक्षा लगभग जनवरी से प्रस्तावित है। और इसके परीक्षा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 से डेढ़ महीना का जो समय बचा हुआ है। दोस्तों आज हम क्या करेंगे कि इसके रुकमनी रुकमनी एग्जाम प्रिपरेशन यानी रुकमनी पब्लिकेशन के द्वारा जो है वो सेट लाया जाता है, वो जो वॉल्यूम 1 का सेट लाया गया है। इसमें जो है वो 10 सेटों का संकलन रहता है। इसमें टोटल जो हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 300 प्रश्न होते हैं, जिसमें हिंदी भाषा के 30 प्रश्न होते हैं। जो पेपर 1 में सामान्य भाषा होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 30 होते हैं और बाकी हिंदी के प्रश्नों की संख्या जो होते हैं वो 70 होते हैं। और दोस्तों हम लोग दूसरा दूसरा पेपर की बात करें, दूसरा पेपर में समान अध्ययन के प्रश्न होते हैं। तो समान अध्ययन के प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। अगर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में जो होते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, उसमें भी प्रश्नों की संख्या जो होते हैं लगभग 100 होते हैं। दोस्तों हम लोग रुक्मणी एग्जाम प्रिपरेशन के जो वॉल्यूम 1 है उसके सेट 1 को करेंगे आज, और उसके बाद लगातार जो है उसके 10 सेट को हम लोग करेंगे दोस्तों। 10 सेट में जो है वो हम लोग पेपर 2 यानी कि पेपर 2 समान अध्ययन के सभी 100 प्रश्नों को इसमें देखेंगे और इसको हल करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये है पेपर 2 यानी कि समान अध्ययन के कुल 100 प्रश्नों की संख्या जो है 100 होने वाली है, और इसकी अवधि जो है 2 घंटे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है इसके जो प्रश्न है वो जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत डिटेल के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं इस सेट में। अगर इसमें अच्छा खासा नंबर आ रहा है आपका तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 1 को देखने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस सेट का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन है। अभिकथन 1 में जो है वो कह रहा है कि जब एक लिफ्ट एक वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति की आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कथन कारण है कि एक समान वेग का अर्थ है कि त्वरण शून्य है और इसलिए कोई व्यक्ति पर कोई अतिरिक्त बल कार्य नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करें जब इसका कथन 1 की, तो कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 भी जाए वो भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही होता जाएगा उत्तर। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ये कथन क्या है, कौन सा असत्य है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तत्कालिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें जो है वो कुछ समय लगता है। तो ये कथन जो है वो असत्य है क्योंकि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक लगभग तत्कालिक प्रक्रिया ही होती है। तो इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के तात्पर्य है। बताइए दोस्तों ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम क्या कहता है। दोस्तों ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम जो है वो किसी विगलित निकाय के कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती या स्थिर रहती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक सूची 1 में है वैज्ञानिक उपकरण और सूची 2 में है उसके मापने का यंत्र। दोस्तों अगर बोलोमीटर की बात करें तो बोलोमीटर जो है इसका उपयोग जो होता है वो थर्मल रेडिएशन को मापने के लिए होता है। तो एक का अगर हम देखेंगे ऑप्शन, तो एक का ऑप्शन है 2 में, एक ऊष्मीय विकिरण। अगर हम ऑप्शन में देखें तो एक का 2 सिर्फ एक में ही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनोमीटर की बात करें तो मोनोमीटर का जो उपयोग होता है वो गैसों के दाब के मापने के लिए होता है। तो बी का 1 हो जाएगा। और क्रोनोमीटर की बात करें तो क्रोनोमीटर का जो उपयोग होता है वो सटीक समय के मापने के लिए होता है। तो इसका सी का 3 हो जाएगा। और ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर का जो उपयोग होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है 2, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 का था एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। दोस्तों बताइए कौन सा कथन जो है वो सही है। दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। यह विद्युत रूप से क्या है, उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों बताइए क्या प्रभाव पड़ता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान बढ़ने पर जो है वो घटता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने पर जो है वो पृष्ठ तनाव घटता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर जो है वो संबंधित है, आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। अगर बर्नौली सिद्धांत की बात करें तो बर्नौली का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का ही रूप है, जिसे जो है वो तरल गतिकी के रूप में लागू किया जाता है। दोस्तों ये सिद्धांत कहता है कि किसी प्रवाहित तरल के लिए जो है दाब ऊर्जा, गतिक ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का जो योग होता है वो प्रति इकाई जो है आयतन स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? बताइए दोस्तों किस पर लागू होता है डॉपलर प्रभाव? अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर जो है वो डॉपलर प्रभाव जो है वो लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अभिकथन है फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कथन आर बोलते हैं कि फिनॉक्साइड जो आयन है वो अनुनाद के साथ स्थायी होता है, जबकि एल्कोसाइड आयन नहीं। ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों कथन क्या है? सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इंटेलिजेंट सपोर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर ही है जब इसका पीडीएफ निरंतर डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो बेकेलाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकेलाइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अयस्क है और सूची 2 में जो है उसके धातु है। एक की बात करें तो बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है वो किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ए का हो जाएगा 2। अगर ऑप्शन में ही देखें तो ए का 2 सिर्फ बी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है। और मेलेकाइट की बात करें तो मेलेकाइट जो होता है वो तांबा का अयस्क होता है। अगर कैलेमाइन की बात करें तो कैलेमाइन जो होता है वो जस्ता का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 है कि बफर विलयन का मुख्य कार्य हो क्या होता है? दोस्तों बफर विलयन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? बफर विलयन का जो मुख्य कार्य होता है वो अम्ल या क्षार पर थोड़ी मात्रा में मिलाने पर जो होता है पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा में मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का विरोध करना। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है वो लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में कौन सी गैस को जानी जाती है? अगर लाफिंग गैस की बात करें तो लाफिंग गैस के रूप में जो है नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को उत्प्रेरक किस रूप में प्रभावित करता है? बताइए दोस्तों किस रूप में प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रियन ऊर्जा को घटाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्रियन ऊर्जा को घटाकर। दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक जो होता है एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो क्या करता है बढ़ाता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से जो है परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 बोल रहा है ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का उपयोग किस औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों ओस्टवाल्ड प्रक्रिया जो है वो किस उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिए गए यौगिक की उनकी क्वथनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों बढ़ते क्रम में जो है वो उसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए दोस्तों करिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 17 में है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि की बात करें तो इसे प्यूटरी ग्लैंड या ब्यूस ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यूस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन जो है वो सत्य है अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित
संतति कोशिकाएं बनती है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 में बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों बताइए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4 जो होता है वो मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का आधार क्या है। बताइए दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि एक जीन युग्म विकल्पी युग्मक बनाते समय अलग हो जाते हैं, तो ये कथन क्या है, गलत है। और ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, तो ये भी कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि विभिन्न जीनों में युग्म विकल्पी युग्मक निर्माण के दौरान जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में पृथक होते हैं, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन सी होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए प्रवर्धन के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त शर्करा के स्तर को कम करना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। संघ पोरीफेरा की बात करें तो संघ पोरीफेरा जो है वो नाल तंत्र से संबंधित है, ये भी कथन क्या है, सही है। संघ सिलिंट्रेटा की बात करें तो दंश कोशिकाएं संबंधित है, ये भी कथन क्या है, सही है। और संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करें तो ये ज्वाला कोशिका होता है, ये भी कथन क्या है, सही है। अगर संघ एनिलिडा की बात करें तो कूट गुहा से जो संबंधित नहीं होता, यह कथन क्या है, गलत है। संघ एनिलिडा जो होता है वो केचुआ ये सब से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 में है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था। बताइए दोस्तों चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था, तो ये पेड़ से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता जाएगा, वन या पेड़। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रोग है, सूची 2 में इसके कारक है। बताइए मलेरिया, मलेरिया किससे संबंधित है, मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्षय रोग जो होता है वो किससे फैलता है, तो क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु से फैलता है, तो इसका एक हो जाएगा। अगर एड्स की बात करें तो एड्स जो होता है वो किससे फैलता है, तो वो विषाणु से फैलता है, तो इसका 2 हो जाएगा। और दांत खाज खुजली की बात करें तो ये सब विषाणु इस सब कवक से फैलता है, इसका 3 हो जाएगा। अगर 4 1 2 और 3 4 4 1 2 और 3 कहाँ है, 4 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था। जो कोटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में साइन किया गया था जापान में। दोस्तों इसका उद्देश्य ये था कि वैश्विक तापमान जो होते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो मुकाबला करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसके उत्सर्जन में कमी लाना इसका जो मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 के मानव हृदय में ऑक्सीजन रक्त फेफड़ों में कहाँ प्रवेश करता है। बताइए दोस्तों मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े में कहाँ प्रवेश करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य अलिंद, ऑप्शन नंबर बी बाह्य अलिंद। क्वेश्चन नंबर 29 है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। बताइए दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी। अगला नंबर 30 है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है। बताइए दोस्तों कैश मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर में कहाँ स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू और रैम के बीच में होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सीपीयू और रैम के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 जो है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि 15 सितंबर 2025 को भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क का जो अनावरण है वो किस शहर में किया गया। बताइए दोस्तों, भारत में पहले क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क का जो अनावरण है वो कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में जो है इसका अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चर्चित पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। बताइए दोस्तों, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विवेक देवराय के द्वारा लिखा गया है द आर्किटेक्ट न्यू इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1 नवंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल मुद्रा CBDC का कौन सा चरण लॉन्च किया। बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिजिटल मुद्रा CBDC जो है वो उसका कौन सा चरण लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से 34 कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2025 को बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में हरित अनावरण बढ़ाने के लिए किस योजना का अनावरण किया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री शहरी बागवानी योजना, मुख्यमंत्री हरित शहर मिशन, मुख्यमंत्री रूफटॉप गार्डन योजना, और ऑप्शन नंबर डी है कि मुख्यमंत्री शहरी वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर की बात करें तो मुख्यमंत्री शहरी वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2025 को जो गांधी जयंती के अवसर पर क्या होता है कि बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है वो मुख्यमंत्री शहरी वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो है वो उसका घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। बताइए दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा रैंक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वां, ऑप्शन नंबर सी, 40वां जो रैंक था वो भारत का रैंक था वैश्विक नवाचार सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। बताइए दोस्तों, चीन में भारत का जो नया राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार रावत जो है वो उनको चीन में जो है भारत का नया राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विश्व बैंक में नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। बताइए दोस्तों, विश्व बैंक में जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय बांगा को जो है वो विश्व बैंक में नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 17वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। बताइए दोस्तों, 17वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा हो रहा है उसका जो भारत का नेतृत्व कौन करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, विदेश मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर जाएगा गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। बताइए दोस्तों, चंडीगढ़ के जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है। तो भगत सिंह के नाम पे जो है वो रखा गया है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर जो है वो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सितंबर 2025 में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अपना घर योजना शुरू की। बताइए दोस्तों, अपना घर नाम से योजना है वो किस सरकार ने शुरू किया है, किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो अपना घर नाम से योजना जो है वो शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 बोल रहा है कि भारत में 2025 तक अपने कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
बताइए दोस्तों कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में? तो 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली सिन्नी सेठी का संबंध किस राज्य से है? बताइए दोस्तों सिन्नी सेठी का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम सिनी सेठी की बात करें तो सिनी सेठी जो है वो एक भारत नाट्यम नृत्यांगना भी रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 44 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव 2027 के लिए किसे अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है? बताइए दोस्तों विपक्षी दलों के गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव 2027 के लिए किसे अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार को जो है वो विपक्षी दलों के गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव 2027 के लिए जो है वो अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बताइए दोस्तों भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर ए गौतम अडानी जो है वो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर हम पहले सूची की बात करें तो पहला में मुकेश अंबानी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बताइए दोस्तों रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में जो है वो रैयत बाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर हम रैयत बाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश भारत में एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसे जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा जो है वो अपनाया गया था। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बताइए दोस्तों अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो बात करते हैं इसको 1837 में इसको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में है 44वां 42वां 24वां और 61वां। इसके सही उत्तर की बात करें तो 42वां संशोधन में जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन अभी तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया? तो नीति आयोग का गठन जो है वो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग का जो है वो अध्यक्ष कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश है इसके सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर यहाँ हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मात्र 17 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो वर्ष 1939 में किया जाता है। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति से संबंधित है, ये कथन क्या है? सही है। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है, ये भी कथन क्या है? सही है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है, ये भी कथन क्या है? सही है। अगर हम अनुच्छेद 80 की बात करें तो लोकसभा की संरचना से जो है संबंधित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। तो इसका कथन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। ये कथन क्या है? गलत है, यही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसने दिया था? बताइए दोस्तों वेदों की ओर की लौटो का जो नारा है वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती।
क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बताइए दोस्तों, बिहार में प्रभावित होने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो सोन जो नदी है वो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बताइए दोस्तों, कौन सी जोड़ी जो है वो सही है? दोस्तों, विक्रमाशील विश्वविद्यालय जो इसका जो निर्माण है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो ये सब कथन क्या है? गलत है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? बताइए दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो सीएजी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 57 बोल रहा कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो 1815 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में, सॉरी, कलकत्ता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? बताइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति जो है वो किसने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दीन इलाही जो है नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, दीन इलाही धर्म जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, लखनऊ में जो नेतृत्व है वो किसने किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित है? सही सुमेलित यानी सही कथन को चुनना है। विदेशी यात्री और शासक, बताइए, फाहियान जो है वो हर्षवर्धन के समय में आया था। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो ये कथन क्या है? गलत है। वेन स्वांग जो है किसके समय में आया था? तो वेन स्वांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये भी कथन क्या है? सही है, सॉरी, गलत है। अगर इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो ये कथन क्या है? ये कथन क्या है? सही है। तो ये कथन क्या है? यही सही चुनना था, तो इसी सही हो जाएगा। अगर मेगास्थनेज की बात करते हैं, मेगास्थनेज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये भी कथन क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके की थी? बताइए दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल ऑलकोट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि माउंट किलिमंजारो जो है वो किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में जो माउंट किलिमंजारो पर्वत है वो स्थित है। अगर माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि डाउन्स घास का मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, डाउन्स घास के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जल डब्ल्यू मध्य है और सूची 2 में किसे जोड़ता है? बताइए तो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो किसको जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस से जोड़ता है।
तो ए का दो, अगर ए का दो की बात करते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर दो जो है और किसी में है ही नहीं। अगर मलक्का जल संधि की बात करें तो मलक्का जल संधि जो है वो जावा और हिंद महासागर को आपस से जोड़ता है। और बोरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस से जोड़ता है। और हार्मो जल संधि की बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी 71 में जो है वो पूछा गया था, हार्मो जल संधि जो है वो किसको किसके बीच जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो 67 में बोल रहा है कि ओटावा किसकी राजधानी है। बताइए दोस्तों, ओटावा जो है वो किसकी राजधानी है। दोस्तों ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर जो है वो नहीं गुजरती है। बताइए दोस्तों, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो असम में से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया। तो दोस्तों डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। बताइए दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो पहली बार कब की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है वो भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन से खरीफ फसल नहीं है। तो सरसों जो है वो रबी फसल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों। बाकी चावल, मक्का और कपास जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72 की पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर मुख्य रूप से किससे बनी होती है। बताइए दोस्तों, कोर जो है वो किससे बनी होती है। तो कोर जो है वो निकेल और आयरन से बनी होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल और आयरन। क्वेश्चन नंबर 73 की भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक है जो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन 74 है कि अष्टाध्यायी के जो लेखक है कौन है। दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 75 की राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन जो है वो किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन जो है वो व्यक्तिवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 76 के निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वाड देश का जो सदस्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं, यानी कि दक्षिण कोरिया जो है वो क्वाड देश का समूह का जो सदस्य नहीं है। बाकी हम बात करें तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है वो क्वाड का सदस्य है। क्वाड में कुल 4 देश हैं शामिल, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बताइए दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कब लागू किया गया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये 2025 में जो है वो लागू किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। बताइए दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 79 है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ताकि दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि 80 एकात्म मानववाद का दर्शन किसने प्रतिपादित किया। बताइए दोस्तों, एकात्म मानववाद का दर्शन किसने प्रतिपादित किया। तो दीनदयाल उपाध्याय जो है वो एकात्म मानववाद की जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 में बोल रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। बताइए दोस्तों, वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री की बात करें तो लियाकत अली खान जो है वो
वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 के शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के किस हिस्से में मिलता है? बताइए दोस्तों, बिहार में जो शिवालिक श्रेणी का विस्तार कौन से हिस्से में मिलता है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो है वो इसका विस्तार मिलता है शिवालिक श्रेणी का। तो शिवालिक श्रेणी की बात करें तो शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय के सबसे दक्षिणी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला है और इसका विस्तार जो है वो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलता है। जैसे हम बात करें तो पश्चिम चंपारण जिले में जो है वो इसका विस्तार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जो बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, बिहार में जो है वो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम जो थे वो बिहार में असहयोग आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया का अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। चिल्का, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ये कथन क्या है? सही है। लोलार झील की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में है, ये भी कथन क्या है? सही है। कोलोरू झील की बात करें तो कोलोरू झील जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम बेमंडल झील की बात करें तो बेमंडल जो झील है वो केरल में है, ये कथन क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? बताइए दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण है वो कौन सी नदी करती है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला कि भारतीय वनस्पति संरक्षण यानी कि बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक कौन थे? बताइए दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त। क्योंकि बृहदत्त के पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार कर जो है शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? बताइए दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो है वो कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? बताइए, ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि बिहार में सिक्की घास कला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? जहां महिला घास से सजावटी वस्तुएं एवं टोकरी बनाती है। बताइए दोस्तों, सिक्की घाट जो कला जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो मिथिला राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथिला, जो बिहार के मिथिला रीजन है वहां से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 92 में बोल रहा है कि राजगीर की पहाड़ियां जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है वो किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? दोस्तों, राजगीर की पहाड़ी जो है वो विंध्याचल पर्वत का जी विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 बोला गया है कि बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार के सिल्क सिटी के रूप में जो है वो भागलपुर को जाना जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है वो एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कांवर झील जो है कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि बिहार में सौरठा सभा मेला किस पारंपरिक प्रथा से जुड़ा हुआ है जो मिथिला क्षेत्र में आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, सौराठ सभा जो है मेला वो कहाँ शुरू होता है, किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सामूहिक विवाह जो आयोजन होता है वो सौरठा मेला में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि बिहार के दियारा क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए दोस्तों, दियारा क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है?
तो यह बाढ़ प्रवण नदीय क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ प्रवण नदीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ था, उसमें जो है 7 छात्र जो है वो शहीद हो गए थे, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बढ़ते हैं। 98 बोल रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता कार्यानंद शर्मा ने 1937-39 में बकासत आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? बताइए दोस्तों, बकासत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कार्यानंद शर्मा ने किया था, वो कहाँ किया था? तो मुंगेर बड़हिया टाल में किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर बड़हिया टाल। अगर बड़हिया टाल की बात करते हैं, यहीं से अनंत सिंह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार 1875 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, बिहार का जो पहला अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है वो बिहार हेराल्ड जो है उसका प्रकाशन किया गया था। दोस्तों, इस सेट का जो सेट नंबर 1 का जो है आखिरी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 100 है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इस बुक का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम डिलीजेंट सपोर्ट पे जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग सेट लगा सकते हैं दोस्तों। तो आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बताइए दोस्तों, बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर 1940 में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके दौरान जो है वो बिहार के जो पहला सत्याग्रही थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और दोस्तों, उन्होंने जो है वो 28 नवंबर 1940 को पटना में जो है वो सत्याग्रह शुरू किए थे। दोस्तों, इसके बाद जो है दूसरे सत्याग्रही की बात करें, दूसरे सत्याग्रही जो थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।